में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा कि पदार्थ को जो है दो वर्गों में बांटा है, एक भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। देखिए आज आप लोग को केमिस्ट्री में पदार्थों का प्रकृति बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि पदार्थों का प्रकृति क्या है। सबसे पहले देखिए पदार्थ क्या होता है। पदार्थ जो स्थान घेरे, क्या जो स्थान घेरे, जिनका आयतन हो। ध्यान दीजिएगा कि पदार्थ वैसी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें कुछ भार हो तथा जो रुकावट और दबाव डाल सके। क्या बोला? पदार्थ जो रुकावट और दबाव डाल सके और जिसमें क्या हो, जो स्थान घेरे, वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। क्या समझे? वैसी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें कुछ भार हो तथा जो रुकावट और दबाव डाल सके, इनके साथ ही जो हमें स्वयं का एहसास करा सके, इसके साथ ही साथ क्या कहेगा? स्वयं का एहसास करा सके, उन्हें पदार्थ कहते हैं। देखिए पदार्थ किसे कहेंगे? पदार्थ जो स्थान घेरे, जिसमें आयतन हो और क्या होगा, जिसमें कुछ भार हो तथा जो रुकावट और दबाव डाल सके, इनके साथ ही जो हमें स्वयं का एहसास कर सके, उसे क्या कहेंगे? पदार्थ यानी मैटर कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यानी एग्जाम्पल में प्रकृति की सभी वस्तुएं, हमारे प्राकृतिकी में जो प्राकृतिक रूप से जितने भी वस्तु हैं, तो उनको क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। जैसे क्या है? लोहा, लकड़ी, कोयला, ये सब क्या है? इसमें भार है, ये रुकावट और दबाव डाल सकता है, और क्या है? इनके साथ ही जो हमें स्वयं का भी एहसास भी करा सकता है, और ये स्थान घेरता है। ठीक ना? तो ये क्या है? प्रकृति की सभी वस्तुएं, प्रकृति की सभी वस्तुएं। जैसे क्या है? लोहा, लकड़ी, कोयला इत्यादि, ये सब क्या है? पदार्थ है। तो कुछ पदार्थ का फिगर दिया हुआ है जो आप लोग जान सकते हैं, छाता, नल, घड़ी, ये सब है। ठीक ना? ये सब क्या है? ये सब पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। ये सारा चीज क्या है? पदार्थ है, जो कुछ स्थान घेरे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है? देखिए आप लोग को अब बताएंगे, पदार्थ तो समझ में आ गया, जो कुछ स्थान घेरे। क्या? जो कुछ स्थान घेरे या स्वयं को एहसास करा सके, उसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। ठीक ना? जो कुछ स्थान तक अपना जगह घेरे रहता है, तो उसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। जिसमें भार भी हो यानी वजन भी, उसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। अब देखिए, अब आप लोग को बताएंगे पदार्थों का वर्गीकरण। क्या? पदार्थों का वर्गीकरण। तो देखिए पदार्थों का वर्गीकरण क्या है? पदार्थों को अग्रलिखित उप वर्गों में विभाजित किया गया है। पदार्थों को जो वर्गीकृत करेंगे, इसको हम निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पदार्थों को अग्रलिखित उपवर्गों में विभाजित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए कि पदार्थ, क्या? पदार्थ यानी मैटर। सबसे पहले क्या बताया कि पदार्थ क्या होगा? सिंपली सी बात है कि पदार्थ जो स्थान घेरेगा, जिसमें भार होगा, वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। अब देखिए पदार्थ को जो है कितने वर्गों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा कि पदार्थ को जो है दो वर्गों में बांटा है, एक भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ को कितने भाग में बांट दिया? भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। ध्यान दीजिएगा कि भौतिक वर्गीकरण को भी अब तीन भाग में बांट दिया, ठोस, द्रव और गैस।
क्या? ठोस, द्रव और गैस। भौतिक वर्गीकरण में कौन कौन है? ठोस, द्रव और गैस। देखिए रासायनिक अभिक्रिया को भी क्या क्या है? दो पार्ट में बांट दिया है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। क्या? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। ध्यान दीजिएगा कि पदार्थ को दो वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। एक भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण को तीन वर्ग में बांटा, ठोस, द्रव और गैस। और इसमें देखिए रासायनिक वर्गीकरण को दो वर्ग में बांटा, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। क्या सुने? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। आगे देखिए क्या हुआ। अब देखिए शुद्ध पदार्थ, क्या? शुद्ध पदार्थ को भी दो वर्ग में बांटा गया है। एक क्या है? तत्व और दूसरा क्या है? यौगिक। क्या? शुद्ध पदार्थ। जैसे देखिए पदार्थ को दो वर्ग में बांटा, भौतिक और रासायनिक। रासायनिक को फिर दो वर्ग में बांटा, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ को भी दो वर्ग में बांटा, एक तत्व और दूसरा यौगिक। और देखिए मिश्रण को भी दो वर्ग में बांटा, मतलब मिश्रण कितने प्रकार के होंगे? तो मिश्रण को भी दो प्रकार, एक हो गया समांग और दूसरा हो गया विषमांग। क्या समझे आप लोग? रासायनिक को दो वर्ग में, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, फिर शुद्ध पदार्थ को दो में, तत्व और यौगिक, मिश्रण को फिर समांग और विषमांग में। नेक्स्ट देखिए तत्व। देखिए तत्व को भी दो भाग में बांट दिया। तत्व को कितने भाग में? दो भाग में। एक कर दिया धातु और दूसरा कर दिया अधातु। क्या कर दिया? धातु और अधातु। और यौगिक को देखिए, यौगिक में भी क्या कर दिया? एक कर दिया कार्बनिक और दूसरा कर दिया अकार्बनिक। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो रासायनिक वर्गीकरण है, क्या? रासायनिक वर्गीकरण। तो मान लीजिए कि रासायनिक वर्गीकरण ये हो गए दादाजी, ठीक ना? इनके दो बेटे हो गए, ठीक। ये एक हो गया शुद्ध पदार्थ, दूसरा हो गया मिश्रण। ये दो बेटे, अब दो बेटे, फर्स्ट बेटे का दो बेटे हो गया, यानी इनके पोते हो गए, ठीक। ठीक उसी प्रकार मिश्रण को भी क्या हो गए? दो बेटे। तो ये यहीं तक रुक गया, ठीक ना? ये दो बेटे को फिर से क्या हो गया? दो दो, एक एक, दो बेटे, दो बेटे। ध्यान दीजिएगा कि क्या बोले? रासायनिक वर्गीकरण का दो है। इसको क्या क्या? रासायनिक को दो वर्ग में बांट दिया, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में। फिर शुद्ध पदार्थ में दो को बांट दिया, तत्व और यौगिक को। ठीक उसी प्रकार मिश्रण को भी बांट दिया, समांग और विषमांग में। फिर तत्व को दो भाग, धातु और अधातु। ठीक उसी प्रकार यौगिक को भी दो भाग में, कार्बनिक और अकार्बनिक। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है। देखिए नेक्स्ट है पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। क्या है? पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। तो पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन संभव है। देखिए पदार्थ में जो परिवर्तन होंगे ये दो प्रकार से संभव है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से संभव है। तो संभव क्या है? एक है भौतिक परिवर्तन, दूसरा क्या है? रासायनिक परिवर्तन। दो प्रकार के परिवर्तन आप लोग पढ़ेंगे अभी। दो प्रकार के परिवर्तन, एक पढ़ेंगे भौतिक, दूसरा पढ़ेंगे रासायनिक। तो ध्यान दीजिएगा कि भौतिक परिवर्तन, क्या? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ठीक ना? फिजिकल चेंजेस। तो भौतिक परिवर्तन क्या होगा? वह अस्थायी परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल, वह अस्थायी परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बल्कि अभिक्रिया को विपरीत करने पर पदार्थ अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेता है। ध्यान दीजिए कि भौतिक परिवर्तन में सबसे पहले आप लोग शॉर्टकट समझिए कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होगा? जिसमें क्या होगा कि कोई पदार्थ लीजिए, जैसे कि बर्फ का टुकड़ा लीजिए, ठीक ना? तो यदि वो गलेगा, ठीक ना, यदि वो गलेगा तो ठीक थोड़ी देर बाद वो अपनी अवस्था में फिर वापस आ जाएगा। तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन क्या होगा? यदि पदार्थ चेंज हुआ तो वो फिर वापस अपने स्थिति में नहीं आएगा। जैसे दूध से दही बनना, तो दही से दूध वापस नहीं बनेगा। तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। क्या हो गया?
रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है? जो वापस अपने स्थिति में आ सकता है, और रासायनिक परिवर्तन क्या है? जो अपने वापस अपने स्थिति में नहीं आ सकता है। तो वही बात कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन वह अस्थायी परिवर्तन, क्या? वह अस्थायी, क्या? वह अस्थायी परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ भौतिक गुण में ही परिवर्तन होता है। भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। कोई भी नया पदार्थ इसमें नहीं बनता है, बल्कि अभिक्रिया को विपरीत करने पर पदार्थ अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेता है। जैसे पदार्थ को यदि अपना पूर्वावस्था में लाएंगे तो वो आसानी से अपने पूर्वावस्था में आ सकते हैं। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन कहलाता है जो अपनी अवस्था में ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पहले थे, यदि अपनी अवस्था में पुनः आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। जैसे देखिए, ठोस मोम, मोम क्या समझे? मोम, ठोस मोम का पिघलना। यदि ठोस मोम को पिघलाएंगे तो वो पिघल जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है? बर्फ का पिघलना। ये बर्फ क्या होगा? पिघल जाएगा, फिर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, मतलब अपने स्थिति में आ जाएगा। और मोम का भी पिघलना आ जाएगा, लेकिन मोमबत्ती नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, तो मोमबत्ती का जलना क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन सिर्फ ठोस मोम का पिघलना, ये क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन, ठीक ना। आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, इसमें देखिए, इसमें क्या है? इस चित्र में ध्यान से देखिए, ये बर्फ का पिघलना हो रहा है। क्या हो रहा है? ये बर्फ का पिघलना। जैसे देखिए, बर्फ पिघल कर द्रव अवस्था यानी ठोस से द्रव हो जाता है। बर्फ ठोस है और ये ठोस से यानी पिघल कर द्रव अवस्था में हो जाता है। फिर पुनः ये क्या होता है? फिर जमकर यानी ठंड के समय ये जमकर फिर क्या होता है? अपनी अवस्था यानी बर्फ के अवस्था में आ जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये बर्फ का पिघलना क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट देखिए क्या है? रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वह अस्थायी परिवर्तन। देखिए, ये क्या है? वह अस्थायी परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। इसमें क्या होगा? पदार्थ में भौतिक और रासायनिक गुण में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, और इसमें नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं। और इसमें क्या होता है? नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं। और अभिक्रिया को विपरीत करने पर भी पदार्थ अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं करते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ध्यान दीजिए, क्या बोला कि इसमें जो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है, और उस पदार्थ को यदि पूर्वावस्था में लाया भी जाए तो ये वापस अपनी अवस्था में नहीं आता है। तो इसको कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? इसको कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया, ठीक ना। उसके बाद देखिए, रासायनिक अभिक्रिया यानी रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या है? वह अस्थायी परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? इसमें परिवर्तन हो जाता है और इसमें नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं। जैसे दूध, इसमें एक नया गुण है, ठीक ना। दूध से जैसे ही दही बना तो उसमें क्या हो जाएगा? दूसरा नया गुण पाया जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? भौतिक और रासायनिक गुण में अंतर हो जाएगा, यानी भौतिक और रासायनिक गुण में ये बदलेगा, ठीक ना। क्या होगा कि भौतिक और रासायनिक गुण में परिवर्तन हो जाता है और इसमें नए गुण वाले क्या हो जाएगा? पदार्थ बनते हैं। और अभिक्रिया को विपरीत करने पर भी पदार्थ अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं करते। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में क्या है? मोमबत्ती का जलना। यदि मोमबत्ती जल गया तो ये वापस मोमबत्ती नहीं बनेगा। दूध से दही जमना, ये वापस दूध नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्या है? चारकोल के टुकड़े का जलना,
क्या, चारकोल के टुकड़े का जलना। ये टुकड़े यदि जल गए तो ये फिर वापस नहीं आएंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, ये अपनी अवस्था में पुनः नहीं आ सकते हैं, फिर से नहीं आ सकते, पूर्वावस्था में नहीं आ सकते, लेकिन भौतिक अभिक्रिया में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है, जलते चारकोल का टुकड़ा। देखिए यहाँ चारकोल का टुकड़ा मोमबत्ती की सहायता से क्या हो रहा है, जल रहा है। क्या हो रहा है, जल रहा है। जलने के बाद वो क्या होगा, पुनः समाप्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है पदार्थ के विभिन्न प्रकार। क्या है, पदार्थ के विभिन्न प्रकार, मतलब पदार्थ के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ध्यान दीजिए कि पदार्थ के विभिन्न प्रकार हो गया तत्व। क्या हो गया, तत्व। तत्व क्या है, प्रकृति, यानी प्रकृति में पाए जाने वाले हुए समांग और शुद्ध पदार्थ, जो ना तो अपने से सरल पदार्थों में विभक्त हो सकते हैं और न ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाए जा सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। ध्यान दीजिएगा कि क्या बोला, तत्व में ना ही तो वो किसी के मिलन से बनेगा या तो ना ही किसी के टूटने से बनेगा, तो ये क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। प्रकृति में पाए जाने वाले वे समांग और शुद्ध पदार्थ, जो न अपने से सरल पदार्थ में विभक्त हो सकते हैं यानी टूट सकते हैं, और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाए जा सकते हैं। ना ही कोई पदार्थ को जोड़ने से या सरल योग करने से यानी जोड़ने से ही होता है, तो नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, ठीक ना। तो ये क्या कहलाता है, ना ही तो टूटने से होगा ना ही तो जुटने से होगा, ये क्या कहला जाएगा, तत्व कहला जाएगा, ठीक ना। जैसे सोना चांदी लोहा, क्या, सोना चांदी लोहा, ये ना किसी के जुटने से बनेगा और ना ही किसी के तोड़ने से बनेगा। क्या क्या है, सोना चांदी लोहा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आदि, ये सब क्या है, तत्व है। क्या है, तत्व है। तत्व कौन है, सोना चांदी लोहा हाइड्रोजन ऑक्सीजन आदि क्या है, तत्व है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर अब तक 110 से अधिक तत्वों की जानकारी हो चुकी है। देखिए पृथ्वी पे क्या बोला कि 110, क्या, 110 से अधिक तत्वों की जानकारी हो चुकी है। पृथ्वी पटल का 97.2% भाग केवल 8 तत्वों से निर्मित है। देखिए पृथ्वी पे अब तक कितना, 110 से अधिक तत्वों की जानकारी हो चुकी है, और पृथ्वी पटल का 97.2% भाग केवल 8 तत्व से निर्मित है। इतना कितना, 97.2% भाग केवल 8 तत्वों से, इतना जो है 97.2%, ये केवल 8 तत्वों से ही निर्मित है, जबकि इसके निर्माण में अन्य तत्वों का सहयोग, देखिए इन तत्वों के निर्माण में, जबकि इसके निर्माण में अन्य तत्वों का सहयोग केवल 2.8% है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऑक्सीजन है। सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पे कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों का प्रतिशत। हमारे पृथ्वी पर जो तत्व पाया जाता है उसका कितना कितना प्रतिशत तत्व हमारे पृथ्वी पे पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व, यानी हमारे पृथ्वी पे जो प्रमुख तत्व है उसका कितना कितना प्रतिशत यहाँ पे उपस्थित है। तो तत्व का नाम है ये, और ये प्रतिशत भाग देखिए, ऑक्सीजन, क्या, ऑक्सीजन हमारी पृथ्वी पे 49.9% है। कितना है, 49.9 है। नेक्स्ट देखिए सिलिकॉन, क्या, सिलिकॉन ये क्या है, 26.10। लोहा कितना है, लोहा है 4.1। मैग्नीशियम क्या है, 2.1। सोडियम कितना है, 2.3। कैल्शियम 3.2। एल्युमिनियम 7.3। पोटेशियम क्या है, 2.3। अन्य धातु, क्या, अन्य तत्व, या तो ये कितना हो जाएगा, 2.8। इसमें धातु और धातु है, ठीक ना, ये तत्व का क्या है, तत्व का नाम है, तो अन्य क्या हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्या है, तत्व के प्रकार। क्या? तत्व के प्रकार। देखिए क्या है, तत्व के प्रकार। तत्व मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। देखिए तत्व, आप देखिए तत्व के प्रकार, पदार्थ के प्रकार पढ़ लिए, आप क्या पढ़ेंगे, तत्व के प्रकार। तो तत्व जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? तत्व के प्रकार मुख्यतः यह दो प्रकार के होते हैं। तत्व कितने प्रकार के होंगे? तत्व मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धातु, मेटल तथा अधातु। क्या? धातु, मेटल तथा अधातु, नॉन मेटल। क्या? धातु। देखिए तत्व दो प्रकार, धातु और अधातु। ध्यान दीजिएगा कि धातु किसे कहेंगे, मेटल किसे कहेंगे। धातु तत्व विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब विद्युत को गुजारा जाएगा धातु की ओर से, धातु की तार से, तो विद्युत क्या होगा, आसानी से पार कर जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि धातु क्या है, विद्युत का सुचालक है। धातु तत्व जो है विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। उष्मा के सुचालक कहने का मतलब है कि उसमें उष्मा भी आसानी से आर पार जा सकता है। तो धातु तत्व विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में ये आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। देखिए धातु क्या होगा, आघात वर्धनीय, और क्या होगा, तन्य होगा। यानी सोने का ले लीजिए, जैसे धातु है, तो इनको यदि गलाकर नमराया जा सकता है तो एक तार के रूप में, तन्य के रूप में हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि ये ठोस अवस्था में क्या हो जाएगा, आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम। ठीक ना? क्या क्या सुनिए, धातु क्या है, सोना है, चांदी है, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम इत्यादि, ये सब क्या है, धातु है। क्या है, धातु है। नेक्स्ट देखिए अधातु, नॉन मेटल। क्या है अधातु, नॉन मेटल। अधातु तत्व प्रायः विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब इसमें विद्युत जो है इसमें आर पार नहीं जा सकता है। ठीक ना? इसीलिए अधातु तत्व विद्युत और उष्मा के क्या है, कुचालक होते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, फास्फोरस, गंधक, ब्रोमीन, ऑक्सीजन इत्यादि, ये सब क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु। और ये सब क्या है, विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, धातु और अधातु। देखिए कौन कौन से धातु किस रूप में होते हैं, कौन धातु कौन अधातु किस रूप में होते हैं। तो देखिए ठोस के रूप में पाए जाते हैं। क्या? ठोस के रूप में पाए जाते हैं। तो ठोस के रूप में कौन पाए जाएंगे, सोडियम पाए जाएंगे। कौन पाए जाएंगे, देखिए ठोस के रूप में पाए जाते हैं। ठोस के रूप में पाए जाएंगे कौन, सोडियम, गंधक, फास्फोरस इत्यादि। क्या पाया जाएगा, ठोस के रूप में सोडियम, गंधक, फास्फोरस इत्यादि। नेक्स्ट देखिए द्रव के रूप में पाए जाते हैं। द्रव के रूप में कौन पाया जाएगा, पारा, ब्रोमीन और इत्यादि। कौन पाया जाएगा, पारा, ब्रोमीन इत्यादि। मतलब ठोस के रूप में सोडियम, गंधक, फास्फोरस पाया जाएगा,
और द्रव्य के रूप में पाराब्रोमीन, और गैस के रूप में कौन पाया जाएगा? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। क्या गैस के रूप में क्या पाया जाएगा? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, क्लोरीन। अब देखिए उपधातु क्या है? उपधातु देखिए उपधातु में क्या है? वैसे तत्व जिसमें धातु, देखिए धातु अलग था, अधातु अलग था। अब देखिए उपधातु में क्या होगा? धातु और अधातु दोनों आएगा। वैसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। वैसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहेंगे? उपधातु। क्या कहेंगे? उपधातु। तो देखिए उपधातु कौन होगा? जिसमें धातु और धातु दोनों का गुण पाया जाएगा। फर्स्ट है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम इत्यादि। क्या सुनिए? जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाएगा। तो किसमें पाया जाएगा? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम इत्यादि में क्या हो जाएगा? दोनों गुण पाया जाएगा, धातु और अधातु का। तो देखिए कुछ तत्व का फिगर दिया हुआ है। एम्बर क्या है? क्या है? एम्बर, कैल्साइट, सिनेबार, कोयला। ठीक ना? अब क्या है? पेट्रोलियम, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट, जिप्सम। क्या? जिप्सम, बलुआ पत्थर, अब्रक, गलेना, हेमेटाइट। क्या है? ये सब तत्व है। ध्यान दीजिएगा। चांदी, स्लेट, चांदी, स्लेट, टीन का अयस्क, पुखराज, सल्फर, मैग्नीज का अयस्क, क्वार्टज, यूरेनियम, सोना, चूना पत्थर। भूप्रपटी में पाए जाने वाले कुछ धात्विक और अधात्विक पदार्थ। इसमें कुछ धातु है और कुछ अधातु है। आप लोग देख लिए हैं, ठीक ना? आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है? यौगिक। क्या है? यौगिक। तो देखिए यौगिक किसे कहेंगे? वे शुद्ध पदार्थ। क्या? वे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। इनके गुण अवयवी तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। क्या बोला? कि दो या दो से अधिक तत्वों के, क्या? दो या दो से अधिक तत्वों का जब मिश्रण किया जाएगा तो क्या बन जाएगा? यौगिक कहलाएगा। वे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। इनके गुण अवयवी तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है? यौगिकों के उपयुक्त यानी यौगिकों के उपयुक्त रासायनिक विधियों से सरल पदार्थों में अपघटित भी किए जा सकते हैं। देखिए यौगिक जो बना दो या दो से अधिक से, तो उसे क्या करेगा? यौगिक को उपयुक्त रासायनिक विधि यानी कुछ रासायनिक केमिकल विधियों द्वारा भी क्या किया जाएगा? सरल पदार्थों में अपघटित भी किए जा सकते हैं। ठीक है? जैसे जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है। देखिए जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को मिला दिया तो ये क्या हो गया? यौगिक। जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? यौगिक। तो ध्यान दीजिएगा कि जल में विद्युत, क्या? जल में विद्युत प्रवाहित करने से उसका अपघटन हो जाता है। जैसे ही जल में विद्युत को प्रवाहित करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका अपघटन हो जाएगा तथा हाइड्रोजन और
तथा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, उससे तब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगा। चूंकि जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के सहयोग से बना है। जल के किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। आप लोग जानते होंगे कि जल का सूत्र H2O होता है, तो उसमें जल में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सहयोग से बना है, लेकिन इनके गुण बिल्कुल भिन्न होते हैं। लेकिन क्या सुनिए, लेकिन इनके गुण बिल्कुल भिन्न होते हैं। हाइड्रोजन स्वतः जल उठता है, ऑक्सीजन जलने में मदद करती है। देखिए ये दोनों में कितना अंतर है कि हाइड्रोजन क्या होता है, स्वयं जल उठता है, और ऑक्सीजन जलने में क्या करता है, मदद करता है, तथा जल अग्निशमन का कार्य करता है। जल क्या करता है, अग्निशमन कार्य करता है, यानी आग को बुझाने का काम करता है। अतः जल एक यौगिक है। जल क्या है, एक यौगिक है, क्योंकि ये दो या दो से अधिक तत्व यानी दो तत्वों के मिलने से बना है, तो ये क्या कहा जाएगा, यौगिक कहा जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, यौगिक के प्रकार। देखिए यौगिक के प्रकार। यौगिक के प्रकार क्या है, प्राप्ति स्रोत के आधार पर यौगिक मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। यौगिक कितने प्रकार में बांटा गया है, ये मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट क्या है, कार्बनिक यौगिक, और दूसरा क्या है, अकार्बनिक यौगिक। फर्स्ट क्या सुने, कार्बनिक, और दूसरा क्या सुने, अकार्बनिक। तो ध्यान दीजिएगा कि कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहेंगे, जंतु तथा वनस्पति स्रोतों से प्राप्त यौगिक। जंतु तथा वनस्पति स्रोतों से प्राप्त यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। देखिए जंतु से क्या, जंतु से और वनस्पति से जो स्रोत से प्राप्त यौगिक जो हमको होगा, मतलब जंतु और पेड़ पौधे से जो भी यौगिक हमें प्राप्त होगा, तो उसे क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक। जैसे देखिए प्रोटीन, क्या, प्रोटीन, वसा, चीनी इत्यादि। तो ये सब हमें कहां से मिलता है, जंतु और पेड़ पौधे से मिलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक, यानी इसमें कार्बन होगा। तो आगे देखिए क्या है, आधुनिक विचारधारा के अनुसार वैसे यौगिक। देखिए आधुनिक विचार क्या कर रहा है, आधुनिक विचारधारा के अनुसार वैसे यौगिक जिनमें कार्बन, यानी कार्बन में हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आदि को छोड़कर, क्या सुने, आधुनिक विचारधारा के अनुसार वैसा यौगिक होगा कार्बनिक जिनमें कार्बन यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आदि को छोड़ दिया जाए, उपस्थित रहता है। यानी आधुनिक विचारधारा के अनुसार वैसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित रहता है, क्या रहता है, कार्बन उपस्थित रहता है, उन्हें क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे, कार्बनिक। जिसमें कार्बनिक उपस्थित होगा कार्बन, उसे क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक कहेंगे। ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट क्या है, अब है अकार्बनिक। अकार्बनिक में क्या है, वैसे यौगिक जो भूपर्पटी, क्या बोले कि वैसे यौगिक जो भूपर्पटी या भूमि खानों से प्राप्त होता है। देखिए अकार्बनिक में क्या बोला, जो भूपर्पटी या भूमि यानी खान से प्राप्त होगा, उन्हें क्या कहेंगे, अकार्बनिक यौगिक कहेंगे। जैसे सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट इत्यादि। ये सब कहां से प्राप्त होगा, भूपर्पटी या भूमि से। इसमें क्या, इसको क्या कहेंगे, अकार्बनिक पदार्थ, इसमें कार्बन उपस्थित नहीं होगा। मिश्रण, मिश्रण क्या है, मिश्रण देखिए क्या है, वह पदार्थ, मिश्रण क्या है, वह पदार्थ, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या
यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है तथा जिसके अवयवों को आसानी से सरल यांत्रिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, मिश्रण कहलाता है। मिश्रण के गुण अपने प्राथमिक अवयवों के सदृश होते हैं, जैसे हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। देखिए मिश्रण क्या बोला, दो या दो से अधिक, क्या दो या दो से अधिक तत्वों का समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा, मिश्रण। और इसको आसानी से कभी कभी क्या करेंगे, अलग भी कर देंगे, तो मिश्रण इसी को कहेंगे। जैसे हवा, हवा देखिए क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी अन्य तत्वों का मिश्रण है। हवा और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब क्या है, मिश्रण है। ध्यान दीजिएगा कि क्या है। अब देखिए आगे क्या है, लोह चूर्ण। क्या है, लोह चूर्ण। लोह चूर्ण में दो तत्व है, कितने तत्व, दो तत्व, लोहा तथा सल्फर का मिश्रण। देखिए लोह चूर्ण, लोहा तथा सल्फर, लोहा तथा सल्फर का मिश्रण। ध्यान दीजिएगा आप लोग, मिश्रण का एग्जांपल है कि लोहा तथा सल्फर का मिश्रण। देखिए तार की जाली, इसमें इस कटोरे में क्या है, लोहा और सल्फर का क्या क्या है, चूर्ण करके मिश्रण किया गया है। लोहे और सल्फर का मिश्रण है इसमें। तो लोह चूर्ण दो तत्व है, लोहा और सल्फर। इसमें क्या क्या है, लोह को चूर्ण करके इसमें एकत्रित क्या हुआ है, और उसमें क्या है, सल्फर का चूर्ण करके उसमें सल्फर, और इसमें क्या है, लोह चूर्ण है। अब देखिए लोह चूर्ण प्लस लोहा सल्फर। देखिए लोह चूर्ण को क्या किया, सल्फर में मिक्स कर दिया, तो यौगिक क्या बना, आयरन सल्फाइड। क्या बन गया, आयरन सल्फाइड। यानी लोहा को आयरन कहते हैं, इसीलिए जो इसमें क्या बोल दिया, आयरन सल्फाइड। सल्फर हो गया सल्फाइड, ठीक ना। क्या सुने कि ये रहा लोह चूर्ण, वो रहा सल्फर। दो तत्व को क्या किया, प्लस, यानी लोह चूर्ण प्लस सल्फर दोनों को मिक्स कर दिया, तो क्या बन गया, यौगिक क्या बन गया, आयरन सल्फाइड। यानी दो या दो से अधिक का समांगी मिश्रण हुआ ना, ये क्या हो गया, मिश्रण, यौगिक, ठीक ना। ध्यान दीजिए आगे, देखिए एवं कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य संघटकों का मिश्रण है जिसमें उनके गुण मौजूद है। कहने का आशय यह है कि हवा अपने प्राथमिक अवयवों के सदृश ही होते हैं। जैसे हवा जो है ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य संघटक, यानी ऑक्सीजन में क्या होता है, सॉरी हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही साथ अन्य अपघटक यानी संघटक का मिश्रण होता है जिसमें उनके गुण मौजूद होते हैं, ठीक ना। अब देखिए मिश्रण के प्रकार, क्या है, मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के मुख्यतः दो भाग में बांटा गया है। देखिए मिश्रण को कितने भाग में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक है समांग मिश्रण, दूसरा है विषमांग मिश्रण। देखिए समांग मिश्रण क्या होगा, इस प्रकार के मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण धर्म प्रायः एक समान होते हैं, जैसे सीमेंट, दूध इत्यादि। देखिए दूध भी क्या है, दूध में क्या होता है, प्रोटीन, केसिन, उसके बाद क्या होता है पानी। मतलब दूध जो है ना बहुत अनेक प्रकार के तत्व से मिला हुआ है। ये दूध भी क्या एक प्रकार का मिश्रण है। ध्यान दीजिएगा कि मिश्रण के दो मुख्यतः, मिश्रण को क्या क्या है, दो भागों में बांटा है। मिश्रण मुख्य दो भागों में बांटा गया है, एक है समांगी मिश्रण, दूसरा है विषमांगी मिश्रण। तो समांग मिश्रण में क्या है, इस प्रकार के मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण धर्म प्रायः एक समान होते हैं। इसका गुण धर्म क्या हो जाएगा, एक समान। जैसे दूध, दूध तो एक मिश्रण है, समांगी मिश्रण, इसमें कुछ दिक्कत थोड़े है कि पानी अलग दूध अलग। जैसे देखिए सीमेंट, सीमेंट भी एक मिश्रण है, ये कौन मिश्रण, समांगी मिश्रण। दूध, दूध और सीमेंट क्या है, समांगी मिश्रण। नेक्स्ट क्या है, विषमांग मिश्रण। क्या है, विषमांग वैसे मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग के गुण और उसके संगठन में
भिन्नता होती है विषमांग मिश्रण कहलाता है। जैसे देखिए बारूद, धुआं इत्यादि, ये सब क्या है? विषमांगी मिश्रण है। क्या है? विषमांगी। इसका क्या है? प्रत्येक भाग का जो है गुण और उसके संगठन में क्या हो जाएगा? भिन्नता, यानी अलग हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? बारूद और धुआं। तो विषमांगी क्या होगा? बारूद और धुआं। और समांगी क्या होगा? दूध और सीमेंट।